हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जुडिशियल नॉलेज। दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन और आज हम देखने जा रहे हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो कि अब जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये एक्ट आ ही रहे हैं। तो हम आरजेएस को ध्यान में रखते हुए और यूपी पीसीएस जे को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप इन एक्टों को अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से ध्यानपूर्वक इनका समझ सकें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो इस एक्ट को देखते हैं। बेसिकली ये जो एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आरजेएस पर्पज़ के लिए पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वैकेंसी सुन रहे हैं कि 2025 में जनवरी या फेब में देखने को मिल सकती हैं। तो इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं और ये आपको क्लास डेली मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर आपने डायरेक्ट रीड नहीं किया है तो वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका डायरेक्ट रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो होनी ही चाहिए, बट डायरेक्ट की जो लैंग्वेज है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पुट अप हो रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। तो इसका मेन पर्पस जो है इस एक्ट को लाने का था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके प्रति अपराध जो है बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ रहा था। तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया 2012 में। ये 2012 का एक्ट है और एक्ट नंबर 32 है। ये भी हमारे प्री का क्वेश्चन है कि इसका एक्ट नंबर क्या है, 32। तो आपको ये याद रखना होगा कि 32 एक्ट नंबर है और 2012 का है। इसमें आपको 3 डेट भी याद रखनी पड़ेंगी, एक इन्फोर्समेंट की और एक जो जिस टाइम ये एक्ट अधिनियमित हुआ है उसकी। पहले हम सबसे पहले इसकी प्रोविज़न की बात कर लेते हैं कि किस प्रोविज़न के तहत इस एक्ट को हमारी विधायन ने बनाया है और क्या इसका मेन पर्पस था। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम आर्टिकल 15 देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें 15 के क्लॉज 3 में ये बात की गई है कि कोई भी मतलब स्टेट जो है किसी बालक, महिला या वृद्ध व्यक्ति, मतलब उनमें सारे ही शामिल हैं, तो उसमें ये लिखा है जैसे संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 के अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनको आगे और लाने के लिए इस चीज़ का राज्य जो है एज ए लॉ पारित करके उनको आगे ला सकता है। तो ये उसी का हिस्सा है एक, जो ये बनाया गया है। और इसी को अगर राष्ट्रीय तौर पर देखें तो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है वहाँ पर भी इसको मतलब बालकों का सर्वोत्तम हित सुरक्षित करने के लिए 11 दिसंबर 1992 में एक वहाँ पर महासभा होती है, तो उसमें इसको अंगीकृत किया गया था। ये भी हमें डेट प्री के लिए याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा हुई थी वहाँ पर इस एक्ट को कब वो अंगीकृत किया गया था। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 11 दिसंबर 1992 में ये बात करी गई थी। तो ये हमें याद रखना है और मेन हमें अनुच्छेद भी याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत इस एक्ट को लाया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 15 अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39 जिसको 39 अन्य बातों के साथ ये उपबंध करता है कि राज्य, ये आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जिसको हम राज्य नीति निर्देशक तत्व कहते हैं 39 उसका ही पार्ट है। तो वहाँ पर भी राज्य की डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है, क्योंकि वो हम उसको न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करा सकते। तो एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि राज्य चाहे तो वो इन नीतियों के तहत इन लोगों के लिए प्रावधान कर सकता है। जैसे ये दे रखा है कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण की रक्षा की जाए।
मतलब उनका किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, शोषण ना हो, तो उस चीज़ को भी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ना ही महिला का, ना ही बच्चों का। तो उसकी डिग्निटी बनाए रखने के लिए ये एक्ट का मेन उद्देश्य है, जो ये हमारा मतलब ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, जिसके तहत ये हमारा एक्ट आया है। तो आप उद्देश्य समझ चुके होंगे, आई होप। अगर आपकी इस एक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे या कुछ भी क्वेश्चन रहे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करने का बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेट देखेंगे अब, कि मतलब इसकी अधिनियमित कब किया गया था और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। तो सबसे पहले हमें इसका एक्ट नंबर भी याद रख लेना है, और पूरा हमें एक्ट का जो टाइटल है कि भाई क्या टाइटल बोलता है ये भी याद रखना है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, एक्ट नंबर 32, और 2012 का ही है, क्योंकि बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं कि एक्ट नंबर अलग होता है पर जो सन है वो चेंज हो जाती है, तो वो उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। और 19 जून 2012 को वो ये इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ये डेट भी याद रखनी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्रदान की गई थी, तो ये भी याद रखनी है आपको। ये डेट मतलब याद ही रखनी है, क्योंकि प्री के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। अब आते हैं इसकी लागू करने की डेट, कि भाई इसको इन्फोर्समेंट में ये कब एक्ट आया, तो हमें ये भी याद रखना है। तो ये एक्ट बहुत इजीली याद कर सकते हैं, जैसे कि आप 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो उसी के उस पर आप याद कर सकते हैं कि 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। और ये एक्ट किसके लिए है, बच्चों के लिए ही है मेन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 14 नवंबर 2012 को ये लागू कर दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टाइटल क्या कहता है। तो टाइटल है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब इसका शॉर्ट टाइटल बता रहा है, एक्सटेंड बता रहा है, और कमेंसमेंट मतलब कि कहाँ तक किस हद तक ये लागू किया जाएगा। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। क्लॉज 2 है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर वाला ऑप्शन था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के उपरांत मतलब सारे जगह ही ये चीज़ हटा दी गई है कि जम्मू कश्मीर पर ये चीज़ लागू नहीं होगी, पहले ये था, तो अब ये चीज़ हटा दी गई है। तो इसकी डेट भी हमें याद रखनी है कि ये चीज़ कब से बोली गई है, तो 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। फिर है यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये मेन रखना है कि कौन इसको इन्फोर्स करेगा और कौन गजट में पास करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। ये आपको मेन याद रखना है, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है और सेंट्रल के द्वारा ही पारित किया गया है। तो इसलिए, क्योंकि बहुत से लॉ होते हैं कि राज्य उसको बनाता है या राज्य इम्पोज कराता है, तो कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं कि केंद्र के ही द्वारा बनाए जाते हैं। ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे। तो ये मेन याद रखना है कि केंद्र सेंट्रल लॉ है, जिसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। फिर है ये 9 नवंबर, ये हम बता ही चुके हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। डेफिनेशन में इसके मतलब बहुत सारे प्रोविज़न है जो आपको ये एज इट इज़ इसको पता ही होना चाहिए कि मतलब डेफिनेशन कौन सी क्या बोलती है। तो सबसे पहले है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 5 में है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा तो डेफिनेशन का मतलब रोल वैसे नहीं होता है कि मतलब जो जैसा ये सेक्शन का बता दिया कि मतलब वहाँ से रेफ़र करें, तो इनका तो पूछना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हाँ, वैसे जो जैसे ये है सी वाली डेफिनेशन, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के संघ, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या बोला है। इसमें ये बोला है कि सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल से अभिप्रेत है। तो हमें याद रखना है कि आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत क्या आएंगी, तो वो हमें मेन याद रखना है कि यूनियन, जिसको हम संघ बोलते हैं, संघ के सशस्त्र बल या जो शेड्यूल में जो बता रखा है वो इसके अंतर्गत आएंगी।
तो हमें ये याद रखना है कि राज्य वाली नहीं आएंगी, इसमें संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची यथा विनिर्दिष्ट हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है प्री में, मेंस में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं प्री में। जैसे ये है डी, 2D में है, इसको घ बोलेंगे। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। अब आपको ये याद रखना है कि बालक से कोई व्यक्ति की बात की गई है, ये नहीं बोला गया है कि लड़का है या लड़की है। तो इसको हम, एक चीज़ और है जो बताना मैं शायद रह गया, कि ये जो एक्ट है एक जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ना ही ये ऐसा बोलता है कि लड़कियों के लिए है स्पेसिफिकली, या ये नहीं बोलता कि लड़कों के लिए, मतलब ये दोनों पर ही लागू होगा। अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई लड़का है क्राइम से पीड़ित तब भी वो इसी में आएगा, और लड़की है तो तब भी इसी में आएगा, क्योंकि इसमें बालक जो है दोनों इंक्लूड करता है। ठीक है, ये लिखा है बालक से कोई व्यक्ति, इसमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि व्यक्ति के अंतर्गत लड़का है या लड़की, तो व्यक्ति में दोनों चीजें आ गई, लड़का भी और लड़की भी, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो यहाँ का प्री का क्वेश्चन आपका एक ये तैयार हो गया है कि बालक के अंतर्गत कौन आता है, लड़का या लड़की। तो बालक के अंतर्गत दोनों आते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बालक के अंतर्गत जो आते हैं उनकी आयु कितनी होती है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यही है कि बालक जो आयु है उसकी कितनी है। तो 18 वर्ष से कम वाले जो भी हैं उसमें आएंगे। ठीक है, अब ये याद रखना है हमें खा का जो बोलेंगे हम 2D का ए। ठीक है, इसको जो है अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड किया गया है, ये ओरिजिनली नहीं था। इसमें ये लिखा है देखो 25 सन 2019 में ऐड हुआ है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 16/8/2019। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसको बालक संबंधी अश्लील साहित्य किसी बालक को सम्मिलित करते हैं, लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनित ऐसी आकृतियां जो वास्तविक बालक होने जैसी लगती हैं और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित किंतु बालक का चित्त प्रतीत होने वाली आकृतियां भी हैं। मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं छोटे बच्चों की फोटोज नेट पर या कंप्यूटर पर ऐसे अपडेट मतलब डाल दी जाती हैं जो अश्लील प्रकृति की होती हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। तो हमें इसका मेन जो है खंड याद रखना है कि कौन से क्लॉज या खंड में बात की गई है, जिससे हम आगे को अपना प्री का क्वेश्चन याद रख सकें। तो 2DA जिसको बोलेंगे 2 खा का। ठीक है, ये 2019 में ऐड हुआ है, ये भी याद रखना है। ये इसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि घरेलू संबंध की क्या परिभाषा है। तो जो डोमेस्टिक जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है उसकी धारा 2 की खंड 4 में जो दे रखी है वही घरेलू संबंध की परिभाषा में आएगा। ये भी हम धारा 3 आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब वही है कि अगर इसके अंतर्गत जो भी रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत, तो वो कैसे प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं वो चीज़ वर्णित कर दी गई है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उसकी तरह। फिर है धार्मिक संस्था, जिसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, का वह अर्थ है जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण, ये भी एक एक्ट के तहत उसको मतलब सम्मिलित किया गया है। फिर लैंगिक हमला जो धारा 7 में पढ़ेंगे हम, लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 में पढ़ेंगे, साची गृहस्थी जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब जिसमें हम निवास करते हैं, जैसे हम तुम नॉर्मली जो जैसे फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं या रह चुके हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ रहते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ये लिखा है जैसे गृहस्थी जहाँ अपराध के आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है, मतलब पास्ट में आप रह चुके हैं या प्रेजेंटली रह रहे हैं, तो वो दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। ये नहीं है कि भाई हम पहले रहते थे और उसके बाद उन्होंने क्राइम कर दिया फिर वहाँ से आ गए आप, तो उसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो इंक्लूड किया जाएगा आपको इसमें। दोनों ही चीज़ें मतलब
पास्ट को भी बोला गया है, किसी समय रह चुका है और घरेलू नातेदारी में रहता है या प्रेजेंट में रह रहा है। ठीक है, विशेष न्यायालय जो स्पेशल कोर्ट पढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे स्पेशल कोर्ट में कौन इसको डेजिग्नेट करते हैं या किसके अंतर्गत उसको डेजिग्नेट किया जाता है और किसके द्वारा। ठीक है, और यह विशेष लोक अभियोजक जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे हमारी यूपी में बोलते हैं एपीओ। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन आई थिंक 24 या 25 में है। ठीक है, ये धारा 32 के अधीन नियुक्त की कोई अभियोजक अभिप्रेत हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खंड 2 कि इसमें ये बता दिया गया है कि जो जो वर्ड इसमें एक्ट में यूज हुए हैं और वो इसमें डेफिनेशन में नहीं है तो हम उसका अर्थ वही मानेंगे जो सेम इन लॉ में दे रखा है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जैसे आईपीसी जिसको हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, जेजे एक्ट जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बोलते हैं, सीआरपीसी जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईटी एक्ट आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये 4 एक्ट के तहत हम इसकी डेफिनेशन इसमें इंक्लूड कर लेंगे जो इसमें नहीं है और उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये अगर आपने डायरेक्ट रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो मुझे लगता है कि प्री का आपने आधा काम तो कर ही लिया है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ कर रहे हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्ट आज के दौर में या आज के टाइम में इतना मतलब हेल्पफुल तो नहीं, मतलब शब्द यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, जो अमूमन कोर्ट में इसको लागू ही किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के प्रति क्राइम इतना बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम देखेंगे अब इसकी जो डेफिनेशन के बाद इन्होंने जो विस्तार में बता रखा है कि इसमें ऑफेंस कौन कौन से हैं। तो मुख्य तौर पे इसमें ऑफेंस 4 प्रकार के ही हैं जो हम आगे देखेंगे। 4 प्रकार के ऑफेंस को इसमें पनिशेबल बनाया गया है और फिर प्रोसीजर बताया गया है। जैसे मैंने ये यहाँ पर आगे लिखा है पेज पर, ये 1 से 6 जो चैप्टर हैं वो सब्सटेंटिव है, बाकी जो है वो प्रोसीजर बताते हैं कि भाई हमारा स्पेशल कोर्ट कौन सा होगा, उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और इसमें टोटल सेक्शन हमारे 46 हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि इस अध्याय मतलब इस एक्ट में अध्याय कितने हैं, जिसको चैप्टर बोलते हैं हम, और धाराएं कितनी है, तो 46 हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये भी हमारे एक मतलब ये समझो आप, ये प्री के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम इग्नोर कर देते हैं या मतलब उनको इतना ध्यान में नहीं रखते, तो आपको ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे मैं आपको इस अधिनियम की विशेषता बता ही चुकी हूँ, एक बार और आपको रिवाइज कराने के लिए बता देती हूँ छोटा सा ब्रीफ में कि ये जो एक्ट है लिंग निरपेक्ष, मतलब जिसको हम बोलते हैं जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि जो हमारी संविधान का अनुच्छेद 15 है उसका बहुत व्यापक रूप है, क्योंकि 15 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर भेद नहीं करेगा। तो इसलिए जेंडर न्यूट्रल है, ना ही लड़का ना ही लड़की, ऐसा नहीं है कि लड़के को नहीं लिया लड़की को ले लिया, तो इसलिए क्योंकि लिंग समझ रहे हैं ना, तो इसकी भी बात करता है। ये है आर्टिकल 15। दूसरा इसमें यही है कि इसकी विशेषता यह है कि बाल दुर्व्यवहार को सूचित करने का अनिवार्य बनाता है, कि मतलब अगर आपने बाल दुर्व्यवहार किया है किसी के साथ तो उसको आप सूचित करेंगे। हम आगे सेक्शन में देखेंगे इसके 19 और 20 में बताया गया है कि अगर आप इसको सूचित नहीं करते हैं तो सेक्शन 21 में आपको पनिशेबल मतलब पनिश किया जाएगा, तो इसलिए भी ये बनाया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं फिर ये पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रवेशन लैंगिक हमला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या कहा जाता है यदि वह का अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग,
मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि मतलब ही अपना लिंग उसकी बात कर रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मेल की बात हो रही है, अपना लिंग, क्योंकि लिंग पता ही है आपको मेल के पास होगा, तो अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, तो आप ये नहीं कह सकते अब यहाँ तो सिर्फ बॉयज की बात हो रही है, क्योंकि इसको आगे वाले इसके क्लॉज में और इसको वाइड बना दिया गया, हम देखते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या कराता है किसी से, तब भी वो इसमें पनिशेबल होगा। ये लिखा है ना, अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ठीक है। फिर बी पढ़ते हैं, किसी वस्तु। अब यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिव हो गई है, यहाँ पर उन्होंने सीमित कर दिया कि अपना लिंग सिर्फ या मेल को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर किसी वस्तु मतलब सबको इंक्लूड कर दिया कि किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंक नहीं है किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या की बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब कंपल्सन नहीं है कि ये वाला होना ही चाहिए तभी पनिशेबल बनाया जाएगा। मतलब या अगर जहाँ पर आपको लग जाए तो वहाँ पर ये है कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और जहाँ और लिखा मिल जाए आपको ये और, तो वहाँ पर कंपल्सन कि भाई ये अगर ये लागू होगा तो इसके तहत ही पनिशेबल बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, किसी वस्तु की बात करता है यहाँ पर अपना लिंग, तो आपको ये दोनों क्लॉज ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका सी है, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है। अभिचालन मतलब मैनिपुलेट्स करता है, जैसे किसी भी चीज़ को दिखाकर उसको इतना आकर्षित कर देना, ठीक है, जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर दोनों ही बातें कही गई हैं, पहले वाले जो हम पढ़ चुके हैं का और खा में और गा में भी, कि खुद करता है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाता है तब भी पनिशेबल होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैनुप्लेट जो करते हैं उस चीज़ की बात दी गई है। फिर है डी, जिसको घा बोलते हैं, बालक के लिंग, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। यहाँ पर अब बालक को भी इंक्लूड कर दिया, लाइक जैसे ओरल सेक्स, अगर आप खुद कर रहे हैं या उस बालक को इतना वो कर देते हैं कि उससे ही करवाने लगे हैं आप, है ना, बालक के लिंग, योनि, मुंह लगाता है या फिर उससे ही करवाता है। तो ये इसमें हमारे 4 उसमें बांट रखे हैं, ये याद रखना है आपको, का, खा, घा, घा। तो ये पूछ लिया जाता है तो ऐसे भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, जो हम सेक्शन 3 पढ़ रहे थे अभी, उसका ही पनिशेबल बनाया गया है, तो हमें ये भी याद रखना है। इसमें लिखा है, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति का, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भांति की बात कर रहा है, किसी भांति की बात कर रहा है, क्योंकि जो पनिशेबल है वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर किसी भी भांति मतलब कोई भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भांति का यूज किया गया है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। पहले ये जो पनिशेबल जो ये दंड की अवधि थी पहले कम थी, इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, जिसके तहत इसको बढ़ाया गया है। तो इसमें अब ये 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। अब यहाँ पर और का यूज कर दिया, मतलब कंपल्सन कि ये कि अगर आप 10 वर्ष की सजा दे रहे हैं या आजीवन कारावास दे रहे हैं तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा, और की बात कर दी है तो और जुर्माना भी मतलब उसको देना ही होगा, ठीक है।
अब दूसरा क्लॉज देखेंगे हम, ये मतलब जनरल वे में बात कर रहा है कि कोई भी अगर ऐसा करेगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन डाल दी उन्होंने कि जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, 16 वर्ष से, ये आपको याद रखना है कि खंड जो इसका क्लॉज 2 है वो 16 वर्ष से कम आयु के बालकों की बात करता है। वह कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष मतलब जितना भी उसकी रिमेनिंग लाइफ बची है उस तक कारावास देंगे और मतलब दंडित किया जाएगा। और जुर्माना, यहाँ पर भी और की बात की गई है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर या, जैसे क्योंकि क्वेश्चन में प्री में पूछ लेते हैं बच्चों को घुमाने के लिए कि जैसे 10 वर्ष का कारावास या 10 या फाइन, या फिर दूसरा पूछ लेंगे आंसर में दे देंगे कि 10 वर्ष की सजा और फाइन। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि और पर लगाना है या पर। ये तो याद है कि आपको भाई 10 वर्ष की सजा है बट जुर्माना भी है, बट आप ये भूल गए हैं या ये कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर कि भाई या की बात की गई थी या और की बात की गई। तो ये आपको अभी से ही ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा कि यहाँ पर और की बात की गई है, पूरे मतलब पहले में भी और दूसरे में भी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि शेष प्रकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा, दंडित किया जाएगा। यहाँ पर 16 वर्ष से कम आयु, तो याद रखना है 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, प्लस फाइन, ठीक है। प्लस से हम डिनोट कर देते हैं कि भाई कंपल्सन है, ठीक है। फिर अब इन्होंने तीसरे क्लॉज में बता दिया गया है कि उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जो जुर्माना है, मतलब उसमें जो फाइन की बात की गई है वो न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना पड़ेगा कि भाई जो उसको कंपनसेशन दिलाया जाएगा तो वो क्या होगा, रीजनेबल होगा, जस्ट होगा खाली, या सिर्फ आवश्यकता के अनुसार होगा। तो ये आपको एज इट इज़ वर्ड याद रखना है कि जुर्माना जो है न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। मतलब अगर आपको जैसे ये फाइन का इम्पोज कर दिया, तो फाइन इम्पोज करने के बाद ये नहीं है कि न्यायालय अपने पास रखेगी उसको, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी क्राइम किया जा रहा है या जैसे कुछ भी, तो उसमें जो फाइन होता है वो कोर्ट को ही सबमिट किया जाता है, कोर्ट के द्वारा वो फिर सरकार के उसमें चला जाता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन एक तो मतलब बच्चों का संरक्षण है, सर्वोहित मतलब सर्वोपरि हित रहेगा बच्चों को। दूसरा उद्देश्य ये रहा है कि जो बच्चे हैं जिनके मतलब क्राइम से पीड़ित हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। ये नहीं है कि उनको मतलब समाज से अलग थलग या ऐसे करके कर दिया जाए, तो उनका रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। तो वो किसके द्वारा होगा, मान लो अगर कोई अपराध से पीड़ित है, उसको चिकित्सा की ज़रूरत है, उसके पास रुपए ही नहीं है और जो अगर ट्रायल वगैरह चल रहा है, तो कोर्ट यहाँ पर सुनिश्चित करेगा कि जो उसको फाइन मिल रहा है वो मतलब जुर्माना जो है न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे पर क्राइम हो गया और उसको अभी इलाज के लिए ज़रूरत है कि भाई 10 लाख की या 20 लाख की, तो उसको ये नहीं है कि आप 10 लाख की नीड है उसको, मतलब इतना बड़ा उसको क्राइम हो गया, ऑपरेशन वगैरह होना है या जो भी है, तो आप उसको सिर्फ 10,000 रुपये देंगे। तो यहाँ तक ये न्यायोचित ही नहीं है, रीजनेबल कोई ना है ये चीज़, है ना। तो आप इसको भी मतलब ये ध्यान में रखा जाएगा कि जुर्माना है उसको फाइन जो है वो न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए व्यक्ति को, कि भाई उसका मेन क्या है, पुनर्वास की पूर्ति के लिए, मतलब उसका रिहेबिलिटेशन किया जाए। और सच जो विक्टिम है मतलब मेन जो है उसको विक्टिम को ही दिया जाएगा। ये नहीं है कि भाई हम और किसी को, उसके एडवोकेट को या किसी और को, अन्य व्यक्ति को, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं जितना संभव होगा आपकी हेल्प करूँगी, रिप्लाई करूँगी। और आज की वीडियो बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।